नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग ज्वालामुखी के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देखेंगे इस वीडियो में। वैसे तो मैं टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कराता हूं, लेकिन यह ऐसा टॉपिक है जो किसी भी परीक्षा में आप बैठने जा रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन इससे बनते हैं और बहुत सामान्य तरह के प्रश्न बनते हैं और अक्सर गलत भी हो जाते हैं। इसलिए आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ज्वालामुखी होता क्या है। ज्वालामुखी का तात्पर्य उस छिद्र या दरार से है जिसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है और जिसके माध्यम से तप्त गैस, तरल लावा, राख, जलवाष्प आदि बाहर आता है। ज्वालामुखी से निकलने वाले जो पदार्थ हैं उनको देखते हैं तो जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक होती है। जो भी चीज़ें देखेंगे कि तप्त गैस, तरल लावा, राख, जलवाष्प, तो इसमें आपको दे रहा है जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक होती है। कितना? 60 to 90% होती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड प्रमुख गैसें हैं। और भी गैसें हैं, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से ये तीन ही आता है, इसको जानना जरूरी है। तो मैं समराइज करके हर वीडियो को बनाता हूँ और बहुत कम्पैक्ट बनाता हूँ, कम से कम में अधिक से अधिक जो है तथ्यों को देने का प्रयास करता हूँ। जो लोग हमारा वीडियो देखते हैं उनको ये पता है। और टफ, धूल व राख से बने चट्टानी टुकड़े क्या कहलाते हैं? टफ कहलाते हैं। ये सभी परीक्षाओं में आता रहता है। लैपिली, मटर के दाने के आकार वाले टुकड़े क्या कहे जाते हैं? लैपिली कहे जाते हैं। इंटरव्यू वगैरह में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। बाम्ब, बड़े आकार वाले चट्टानी टुकड़े कुछ इंच से लेकर कई फीट तक को क्या कहा जाता है? बाम्ब कहा जाता है। और ब्रेसिया, कोणाकृत अपेक्षाकृत बड़े आकार के टुकड़ों को ब्रेसिया कहा जाता है, जो जिसमें कोण निकला हो रहता है तो उसको ब्रेसिया कहते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय पृथ्वी के आंतरिक भागों में पिघला हुआ पदार्थ या चट्टान मैग्मा कहलाता है, जबकि धरातल पर लावा कहलाता है। अर्थात यह मतलब है कि जो पिघला हुआ पदार्थ जमीन के अंदर है तो उसको अंग्रेजी में बोलेंगे मैग्मा बोलेंगे, और जब हमको धरातल पर दिखने लगेगा तो हिंदी में बोलेंगे लावा कहलाता है। तो यही अंतर समझते रहिए, जो नहीं दिख रहा है वो अंग्रेजी है, जो दिख रहा है वह हिंदी है, लावा है। तो मैग्मा और लावा में अंतर ये है। ज्वालामुखी के अंग कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर लिखा हुआ है मेन वेंट ये है, ऐसे इससे निकल रहा है। सेकेंडरी वेंट है, मतलब इसमें पतला पतला और सारी सिराएं निकल जाती हैं, उससे भी राख, धुआं आदि बाहर निकलता रहता है। और यहाँ क्रेटर लिखा हुआ है, लेकिन इसमें सबसे पहले होता है ज्वालामुखी छिद्र, वॉल्केनिक वेंट। ज्वालामुखी उद्गार के समय जिस नली से मैग्मा आदि पदार्थ निकलते हैं उस नली का ऊपरी सिरा क्या कहलाता है? ज्वालामुखी छिद्र या वॉल्केनिक वेंट कहलाता है। यही वेंट जो है क्रेटर में बदल जाता है। कब? ज्वालामुखी छिद्र का विस्तृत रूप क्या होता है? क्रेटर होता है। यानी कि वेंट जब बड़ा हो जाएगा, इसका आकार बड़ा बन जाएगा तो इसको हम क्रेटर कहेंगे। और जब क्रेटर का अत्यधिक विस्तार हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? काल्डेरा कहते हैं। काल्डेरा कैसे बनता है? तो क्रेटर के अंदर जबरदस्त विस्फोट होने से उसका मुंह का आकार बड़ा हो जाता है और वह काल्डेरा कहलाता है। तो जैसे इसके अंतर्गत एक एग्जाम्पल है आसो काल्डेरा, जापान में स्थित है। और सुपर काल्डेरा, अत्यधिक विस्तृत काल्डेरा को, यानी काल्डेरा से भी बड़ा विस्तृत आकार जब ले लेगा तो उसको सुपर काल्डेरा कहा जाता है। इसके भी एग्जाम्पल है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे लेक तोबा, कई जगह टोवा लिखा भी मिलेगा। ये सुमात्रा इंडोनेशिया में स्थित है और क्रेटर लेक यूएसए में स्थित है। ये अत्यधिक विस्तृत काल्डेरा के एग्जाम्पल्स हैं, यानी सुपर काल्डेरा के ये एग्जाम्पल्स हैं। यानी सबसे पहले वेंट होता है, जब पतली नली है तो उसका मुंह छोटा है तो वेंट कहेंगे, उससे बड़ा हो गया तो क्रेटर कहेंगे, क्रेटर जब और बड़ा हो गया तो काल्डेरा, और काल्डेरा का विस्तृत रूप क्या होता है? सुपर काल्डेरा। उम्मीद है ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार, सबसे पहला जो है वह है सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो। दूसरा जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी या डॉर्मेंट वोल्केनो। और तीसरा होता है शांत ज्वालामुखी या एक्सटिंक्ट वोल्केनो। सक्रिय ज्वालामुखी को जागृत ज्वालामुखी भी कहते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी को सुसुप्त ज्वालामुखी भी कहते हैं, और शांत ज्वालामुखी को मृत ज्वालामुखी भी कहा जाता है। अब सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है उसके देखते हैं। इनके मुख से सदैव लावा, धुआं तथा अन्य पदार्थ निकलते रहते हैं, अर्थात प्रायः विस्फोट होते रहते हैं। यह सक्रिय ज्वालामुखी या जागृत ज्वालामुखी का विशेषता होता है। प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी का क्या विशेषता होता है? दीर्घकाल से उद्गार नहीं, किंतु इसकी संभावनाएं बनी रहती हैं।
और शांत ज्वालामुखी क्या विशेषता होती है? ऐतिहासिक काल से कोई उद्गार नहीं, यानी बहुत लंबे समय से कोई भी उद्गार नहीं हुआ है और भविष्य में भी इसकी संभावना नहीं होती है। अर्थात जो वेंट होता है या जो नली होती है ज्वालामुखी की, उसमें लावा और मैग्मा जम गया होता है, इसलिए अब वहाँ से फिर ज्वालामुखी उद्गार होने की संभावना नहीं रहती है और वह मृत ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। सक्रिय ज्वालामुखी को ऐसे समझिए कि सक्रिय या जागृत यानी जगा हुआ है, कुछ भी होगा तो देखेंगे हम लोग कि क्या हो रहा है, जगे हुए अवस्था में। प्रसुप्त मतलब सोया हुआ है शेर, कभी भी जगेगा और आपको खा जाएगा। तो ये सुसुप्त ज्वालामुखी है, अभी तो नहीं निकल रहा है इससे कुछ राख वगैरह, लेकिन भविष्य में इसका मुंह बंद नहीं होने के कारण भविष्य में इससे उद्गार हो सकता है। और शांत ज्वालामुखी मर गया है, इससे कोई लेना देना नहीं है, अब यहाँ पे आप जाके खेल कूद सकते हैं। आगे चलते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी के कौन कौन से महत्वपूर्ण जो स्थान है उसको याद करेंगे हम लोग। माउंट इरेबस, ये रास द्वीप है अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में एक ज्वालामुखी पर्वत है, वह है माउंट इरेबस स्थान है। ये सक्रिय ज्वालामुखी हम लोग देख रहे हैं इसमें। कोटोपैक्सी इक्वेडोर में स्थित है। किलाऊ या मैना लोआ हवाई द्वीप में स्थित है, बहुत मतलब प्रसिद्ध है ये, इसको याद रखना होगा आपको। इसमें प्रियॉरिटी के हिसाब से मैं सजाने का भी प्रयास किया हूँ कि इनको आपको देखना है। तो किलायु जो होता है सबसे दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो है वह है किलायु, और सबसे बड़ा आकार के हिसाब से सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है वह है मैना लोवा सक्रिय ज्वालामुखी। ये हवाई द्वीप यूएसए में स्थित है। स्ट्रोम्बोली लिपारी द्वीप इटली में स्थित है। एटना सिसिली द्वीप पर स्थित है इटली के भूमध्य सागर में। और पीली मार्टिनिक कैरिबियन द्वीप समूहों के पास स्थित है, यह मार्टिनिक द्वीप पर स्थित है। कौन सा? पीली, यह भी इंपॉर्टेंट है। पिनाटुबो लुजोन द्वीप फिलीपींस में स्थित है। मेयान और ताल ये दोनों भी फिलीपींस में स्थित हैं। नोआ रप्टा यह अलास्का में अर्थात यूएसए में स्थित है। सेंट हेलेंस और माउंट रेनियर संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। बागाना और लांगीला ये पापुआ न्यू गिनी में स्थित हैं। इसके अलावा अभी और भी लिस्ट है, ये देखिए इधर। मेरापी और समेरू इंडोनेशिया में स्थित है। यासूर ताना द्वीप वनुआतू में स्थित है। ओजोल डेल सलाडो, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्जेंटीना चिली बॉर्डर पर स्थित है। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो ये है, सक्रिय ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप पर स्थित है। कोलिमा मैक्सिको का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी का नाम है कोलिमा, ये मैक्सिको में स्थित है। माउंट उंजेन जापान में है। अवाचा कमचटका प्रायद्वीप रूस में स्थित है। माउंट इजाल्को एल सेल्वाडोर मध्य अमेरिका में स्थित है। लाकी और हेकला आइसलैंड में स्थित है। तो ये आपको देख रहे हैं हल्का ब्लू से मैंने दिखाया है इसको, तो ये एक बार प्रश्न में पूछा गया है, लेकिन जितने बाकी और हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना होगा। हवाई का किलाउआ यानी किलायु जो यहाँ पे लिखे हैं, इसी को एग्जाम में किलाउआ सक्रिय ज्वालामुखी मेंटल प्लूम पर स्थित है। कहाँ स्थित है? मेंटल प्लूम पर स्थित है, इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये किसी अभिसारी या अपसारी सीमा पर स्थित नहीं है। मेंटल प्लूम जो है जहाँ से स्थेनोस्फीयर संवर्णित तरंग के रूप में ऊपर उठता है, उसी जगह पे यह आपका किलाउआ सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, इसको याद रखेंगे। प्रसुप्त ज्वालामुखी डॉर्मेंट वोल्केनो को उदाहरण देख लेते हैं। विसुवियस इटली में स्थित है। क्राकाटाओ इंडोनेशिया सुंडा जलडमरू मध्य के पास स्थित है। फ्यूजियामा जापान का सुसुप्त ज्वालामुखी या प्रसुप्त ज्वालामुखी है। नारकोंडम द्वीप भारत का यह सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। जोरल्लो और पैरिकुटिन ये मैक्सिको में स्थित हैं। ये डॉर्मेंट या प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। यहाँ पे शांत या मृत ज्वालामुखी एक्सटिंक्ट वोल्केनो को उदाहरण देख लेते हैं। एकांकागुआ एंडीज पर्वत पर स्थित है, अर्जेंटीना में पड़ता है। पोपा म्यांमार का है। कोह सुल्तान पाकिस्तान में स्थित है। किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। चिम्बराजो इक्वेडोर में स्थित है। देमबंद ईरान में स्थित है। तो इस तरह से इनको याद रखेंगे। प्रश्न दो तरह से बनते हैं कि कोह सुल्तान जैसे किस देश में स्थित है, या प्रश्न बन सकता है निम्नलिखित में से कौन मृत या शांत ज्वालामुखी है। तो इस तरह से आपको सभी ये सब जितने एग्जाम्पल्स हैं इनको आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। एकांकागुआ विश्व का सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी है, विश्व की सर्वोच्च ये एकांकागुआ जो है एंडीज पर्वत, ये शांत ज्वालामुखी है, सबसे ऊंचाई पे स्थित। ओजोल डेल सलाडो ये सक्रिय ज्वालामुखी है, मैं बताया पीछे भी, विश्व का सर्वोच्च ज्वालामुखी यही है ओजोल डेल सलाडो। कोटोपैक्सी सक्रिय
ज्वालामुखी ये भी है कोटोपैक्सी को भी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत माना जाता है, यानी कि ये ऑप्शन में नहीं रहते हैं तो इनको आपको देखना पड़ेगा, कोटोपैक्सी होगा एग्जाम्पल। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, यानी अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट किलिमंजारो, यह ज्वालामुखी पर्वत है। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी उद्गार प्रायः दो रूपों में होता है, कौन कौन सा है? पहला दरारी उद्भेदन, यह रचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे होता है। रचनात्मक जानते हैं, जहाँ पे अपसारी प्लेट सीमा होती है वहाँ पर रचनात्मक प्लेट का किनारा उसी को कहते हैं। दूसरा है केंद्रीय उद्भेदन, सेंट्रल इरप्शन, यह विनाशात्मक प्लेटों के किनारे के सहारे होता है। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे इसको मैंने ज्वालामुखी विस्फोट के प्रकार के आधार पर मैंने इसको बताने का प्रयास किया है कि ये कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है पिलीनियल प्रकार, अत्यधिक चिपचिपा लावा जो प्रचंड रूप से होता है, मतलब बहुत एक्सप्लोजन होता है और इसका लावा जो होता है वो बहुत चिपचिपा होता है, बहुत दूर तक फैलाव इसका नहीं होता है। यह पिलियन प्रकार का है, यह सबसे वर्स्ट कंडीशन इसको माना जाता है। स्ट्राम्बोलियन प्रकार, कम तरल बेसाल्टिक लावा होता है, यह अत्यधिक चिपचिपा था, यह कम चिपचिपा है, बेसाल्टिक लावा है जो विस्फोटक प्रकृति का होता है। ये भी इस विस्फोट करता है लेकिन इससे कम होता है। तीसरा आप देखेंगे वल्कानियन प्रकार का, चिपचिपा लावा जो हवा के संपर्क में आने के बाद द्रवावस्था में नहीं रहता है, द्रवावस्था में नहीं रहता है। तो ये सबसे ज़्यादा डेंजरस हो गया, कौन सा सबसे खतरनाक है? सबसे ज़्यादा विस्फोट करने वाला पिलियन हो गया, उसके बाद से स्ट्राम्बोलियन हो गया, उसके बाद वल्कानियन प्रकार का हो गया, और चौथा जो है हवाइयन प्रकार का है, अधिक तरल बेसाल्टिक लावा, तरल है तो दूर तक फैलेगा, मिश्रण निकलता है तथा शांत प्रकृति। इसकी प्रकृति कैसी होती है? शांत होती है, इसमें विस्फोट बहुत भयंकर नहीं होते हैं, बहुत शांत प्रकृति से धीरे धीरे इसमें से लावा गैस आदि निकलता रहता है। पिलियन तुल्य ज्वालामुखी सबसे अधिक भयंकर और विस्फोटक होते हैं। जैसे पिलियन प्रकार के ज्वालामुखी के उदाहरण देख लीजिए, पिली मार्टिनिक द्वीप पर स्थित है, क्राकाटाओ इंडोनेशिया में स्थित है, माउंट ताल फिलीपींस में स्थित है। हवाई तुल्य ज्वालामुखी शांत उद्गार वाले होते हैं। किस तरह के होते हैं? हवाई तुल्य ज्वालामुखी शांत उद्गार वाले होते हैं, आपको पहले बता चुका हूँ। हवाई तुल्य ज्वालामुखी का उद्गार शांत ढंग से होता है तथा विस्फोट बहुत कम होता है। इसी बात को यहाँ थोड़ा सा बड़े में बताया। इसका मुख्य कारण लावा का पतला होना तथा गैस की तीव्रता में कमी का होना है। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलाऊ है, हवाई द्वीप में स्थित है, मैं बताया था आपको। आकार के दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मैना लोवा है, ये भी हवाई द्वीप में ही स्थित है। 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी उद्भेदन नोवा रप्टा है जो अलास्का में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? नोवा रप्टा अलास्का में स्थित है। 80% ज्वालामुखी विनाशी प्लेट किनारों या अभिसारी प्लेट सीमाओं के सहारे आते हैं, जबकि 15% जो होते हैं ज्वालामुखी वो रचनात्मक प्लेट या अपसारी, ये अभिसारी प्लेट था, ये अपसारी प्लेट किनारों के सहारे पाए जाते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 95% यही दोनों का हो गया, 5% अन्य कारणों से मिलते हैं देखने को। सक्रिय ज्वालामुखी समुद्र बेसिन के आसपास श्रृंखला बनाने को अभिमुख होते हैं, यानी सक्रिय ज्वालामुखी समुद्र बेसिन के ही आसपास अपना उद्गार परिलक्षित होने देते हैं। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित है। ये बहुत कॉमन प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में पूछता रहता है, तो इसको जानिए। प्रशांत महासागर से संबंधित है रिंग ऑफ फायर। परिप्रशांत मेखला, इसी को रिंग ऑफ फायर कहते हैं। मध्य अटलांटिक मेखला, मिड अटलांटिक रीज का जो निर्माण हो रहा है। मध्य महाद्वीपीय मेखला, अब इसको आगे बताएंगे। अभी भूकंप एवं ज्वालामुखी के साथ साथ वितरण से संबंधित है। ये तीनों जगह जो है ये भूकंप और ज्वालामुखी के साथ साथ वितरण से संबंध रखते हैं। अब मध्य महाद्वीपीय मेखला में क्या आता है? भूमध्य सागर के स्ट्राम्बोली आदि ज्वालामुखी क्षेत्र आते हैं भूमध्य महाद्वीपीय मेखला के अंतर्गत। कौन सा? स्ट्राम्बोली। मैग्मा का सर्वाधिक रासायनिक तत्व घटते क्रम में है। सबसे ज़्यादा रासायनिक तत्व कौन सा होता है मैग्मा में? तो ऑक्सीजन होता है, लगभग 50% के आसपास होता है। उससे थोड़ा सा कम होता है, ज़्यादा नहीं, कम ही होता है 50%। और सिलिकॉन दूसरे नंबर पे है, लगभग 25% होता है। उसके बाद एल्यूमिनियम और लोहा। जब आप लोगों को मैं बता रहा था क्रस्ट में कौन कौन से तत्वों की प्रधानता होती है, तो मैं आपको बताया था आरसीएलओ, कैल्शियम, तो वही है क्रस्ट में किसकी है, तो वही वाला चीज़ है ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। उसके बाद लोहा का स्थान आता है।
विश्व की सबसे बड़ी काल्डेरा झील या ज्वालामुखी झील तोबा या टोबा इंडोनेशिया में स्थित है। याद रखिए कहाँ पे है यह? तोबा इंडोनेशिया में है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ज्वालामुखी से रहित है, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कोई भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना नहीं होती है। लहर या तरंग के समान मैग्मा अंतर्वेधन को फैकोलिथ कहा जाता है। चट्टान वाले टॉपिक में मैं इसको बहुत डिटेल में समझाया हूँ, उम्मीद है आप वो वीडियो देखे हों, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, इसमें भी इसका लिंक दिया हुआ रहेगा इस वीडियो में, जो चट्टान वाला है वहाँ से भी आप देख सकते हैं। जब ज्वालामुखी मृतप्राय हो जाता है तो ज्वालामुखी पाइप के जमने से लावा प्लग का निर्माण होता है। लावा प्लग क्या होता है? ज्वालामुखी जब मर जाता है तो उसके पाइप में ही मैग्मा जम जाता है, तो इससे लावा प्लग का निर्माण होता है। लहर निक्षेप का उद्भव ज्वालामुखी से संबंधित है। देखिए अंग्रेजी और हिंदी दोनों लहर इस्तेमाल किया हुआ है। उद्भव किससे संबंधित है? ज्वालामुखी से संबंधित है। टेफरा ज्वालामुखी चट्टानी टुकड़े हैं ये टेफरा। 1968 में विशाल नुई अर्देंते का उद्गार माउंट मेयान के द्वारा हुआ था। माउंट मेयान कहाँ पे है? तो फिलीपींस में पड़ता है। नई उर्देंते इसी संबंधित है। हवाई में मैना लोआ ज्वालामुखी के साथ साथ, यानी हवाई में जो मौना लोआ है वो ज्वालामुखी के लिए तो जाना ही जाता है, इसके साथ साथ यह 1957 से वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड की निरंतर मॉनिटरिंग के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ दो चीज़ों के लिए हो गया, एक तो ज्वालामुखी है मैना लोआ सबसे बड़ा आकार के हिसाब से, और दूसरा कह रहा है यहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड की मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पे एक स्टेशन स्थापित किया गया है, तो इसके लिए भी यह जाना जाता है हवाई। प्रवाहमान पानी द्वारा अवसादी परतों के रूप में निक्षेपित ज्वालामुखी राख को चरनोजम कहा जाता है, यानी काली मिट्टी को ही चरनोजम सॉइल कहते हैं। तो यह जो होता है किससे निक्षेप से बनता है? तो ज्वालामुखी राख के निक्षेप से चरनोजम सॉइल बनता है। ज्वालामुखी उद्गार के अन्य प्रमुख भूस्वरूप कौन से हैं उनको देख लेते हैं। अत्यधिक बल के साथ बहुत गर्म पानी जब भाप के साथ बाहर आता है तो उसे क्या कहते हैं? गीजर या गेसर कहते हैं। इसके उद्गार में अवकाश पाया जाता है, यानी कि उद्गार होगा फिर कुछ समय के लिए शांत हो जाएगा, फिर उद्गार होगा, इससे गर्म पानी बाहर और भाप निकलेगा। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क का ओल्ड फेथफुल गीजर, एक्सेल्सियर गीजर। ये गेसर का संबंध किससे संबंधित होता है? तो ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित होता है, इसको समझेंगे। ज्वालामुखी से जुड़ी हुई क्रिया है गीजर वाली। दूसरा इसमें देखेंगे गर्म जल स्रोत, हॉट स्प्रिंग्स। इससे वाष्प तथा गर्म जल निरंतर निकलता रहता है। इसमें निरंतर नहीं निकलता है, इसमें अवकाश पाया जाता है, बीच बीच में नहीं भी देखने को मिलता है, लेकिन इसमें निरंतर निकलता रहता है। इसकी क्रिया में किसी प्रकार का अवकाश नहीं पाया जाता है। इसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है, न कि ज्वालामुखी से संबंधित होता है। धुआंरे फिमरोल्स ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक हैं। धुआंरे किसके प्रतीक हैं? ज्वालामुखी के अंतिम अवस्था। अब ये समाप्ति के कगार पे ज्वालामुखी जा रहा है तो ये धुआंरे के रूप में बदल जाता है। इनसे गैस व जलवाष्प निकलते रहते हैं जिसका तापमान सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि गीजर और गर्म जल के जो स्रोत हैं इससे इन दोनों की अपेक्षा जो धुआंरे हैं इनका तापमान ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। गंधक युक्त धुआंरों को सोल्फतारा कहा जाता है या सोल्फाटारा भी कह सकते हैं, इसको कहा जाता है। जैसे हजारों धुआंरों की घाटी अलास्का में स्थित है। व्हाइट टापू का धुआंरा प्लेंटी की खाड़ी न्यूजीलैंड में स्थित है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, पसंद भी आया होगा। तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।